Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams, and this is our special series on Daily News Review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, what is the name of cluster of digital solutions like Aadhaar, UPI, DigiLocker, CoWIN, GEM and GSTN? And correct answer is India's Tech. Next question was, Perseen, which was recently in news, is associated with which of the following activity? And correct answer is fishing. So without wasting any time, let's see what is in the news. So the first news is talking about revisit the tax treatment of tobacco product. देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल है आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बात यहाँ क्या की जा रही है, एडम स्मिथ ने अपनी फेमस वर्क में जो कि वेल्थ ऑफ नेशन है जिससे आप सभी वाकिफ़ हैं, उन्होंने बोला है कि जो कुछ कमोडिटीज़ हैं लाइक शुगर, रम एंड टोबैको, हालांकि ये जीवन यापन करने के लिए नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है, बट ये वो कमोडिटीज़ हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा एक ऊंचे स्तर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है एंड हैंस दे बिकेम द गुड कैंडिडेट फॉर टैक्सेशन. अब इंडिया में जो रिसेंटली रिसर्च हुई है उसमें ये पता चला है कि जो टोबैको कंजम्पशंस पे जितनी भी टैक्सेशन है उसमें कोई ख़ास बदलाव हमें नहीं देखने को मिले हैं सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी. सो रिजल्ट क्या हुआ है, कोई टैक्सेशन नहीं ज़्यादा इस पे देखने के लिए मिला है. सो लास्ट 5 सालों में ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. रिजल्ट इनटू 2017 की एक स्टडी के हिसाब से ये ऐसे प्रोडक्ट्स बन चुके हैं जो इकोनॉमिक बर्डन बन चुके हैं और हेल्थ केयर एक्सपेंस भी इनकी वजह से देखने के लिए मिलता है. हेयर वी शुड अंडरस्टैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक बर्डन एंड हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, what happen if someone is consuming cigarette or the other things tobacco products, ultimately it will lead to TB or different kind of issues. इसके रिजोल्यूशन के लिए ये कहाँ पर जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे. हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट को अल्टीमेटली इनके ऊपर खर्च करना होगा. In a similar manner, if person is suffering with any kind of issue such as TB और other thing, वो अपने काम में नहीं जाएंगे, प्रोडक्टिविटी कम देखने के लिए मिलेगी और एक तरीके से इकोनॉमिक बर्डन हमें देखने मिलेगा. सो 2017 की स्टडी ये बता रही है कि इस तरीके का जो इकोनॉमिक बर्डन है और हेल्थ केयर एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट के इंक्रीज हो गए हैं. ऑल राइट, because when we are talking about tobacco, because of tobacco use, the cases of death roses to 3500 yearly in India alone. So this is quite alarming. So where India is thinking about to becoming the 5 trillion economy, the increasing affordability of these tobacco poses a threat to the vision as well and could also harm the GDP. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इस पर क्या किया जाना चाहिए. सो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर टैक्स सिस्टम का. करेंटली अगर हम बात करें तो जीएसटी सिस्टम में टोबैको के लिए इंडिया कुछ इस तरीके से लूप होल्स मिल गए हैं कि यहाँ पर रेगुलेशन और कंजम्पशंस पे कोई चेक एंड बैलेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलता. अलॉन्ग विद दैट अगर हम यहाँ पर बात करें, सो इंडिया का जो सिस्टम है ये एड वलेरम टैक्सेस पर काम करता है, विच मीन्स एड वलेरम बेसिकली एक तरीके के वो टैक्स होते हैं हुज अमाउंट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन और द प्रॉपर्टी. ठीक है, सो जो भी उसका ट्रांजेक्शन का वैल्यू होगा, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको ही हम बोलते हैं एड वलेरम टैक्स सिस्टम. इसी के साथ जो बड़े बड़े सिस्टम हमारे यहाँ हैं अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनीज कुछ इस तरीके की लूप होल्स निकाल लेती हैं जहाँ वो टैक्स से बचा लेती हैं अपने आप को. लेकिन अगर हम बाकी कंट्रीज़ में बात करें तो बाकी दूसरी कंट्रीज़ में कोई स्पेसिफिक या मिक्स्ड टैक्स सिस्टम देखने को मिलता है फॉर दीज काइंड ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स. सो नाउ द प्रॉब्लम इज़ हेयर कि जहाँ पर इन तरीके के जो हेल्थ हजार्डस प्रोडक्ट हैं जिन पर टैक्स लगा के गवर्नमेंट इससे रेवेन्यू अर्न कर सकती है और उस सेम रेवेन्यू का यूज़ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर सकती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टोबैको एंड द रिलेटेड प्रोडक्ट द पिक्चर इज सोल डिफरेंट. यहाँ पर बात की जाए अगर तो डिस्पाइट सिगरेट अकाउंट फॉर ओनली 15%, आप देखिए ये 15% ऑफ टोबैको यूजर्स and they generated 80% or more tobacco taxes. Whereas अगर हम बीड़ी and the smokeless tobacco की बात करें तो उन पे कम टैक्सेस हमें देखने के लिए मिलते हैं. because that and because of all this encourages the consumption.
So problem is that one side you are only talking about tobacco, another side there are the other tobacco and the related products like the BDs, because they are the one which are lower in the taxes as well as people are consuming it more and more. Resulted into कि where we are thinking about we are curbing the cigarette and the related health issues, another side we are emphasizing and we are allowing people to purchase more and more BD and smokeless tobaccos. Also, when you are putting a lot of tax on cigarettes, there are so many companies who are identifying the loopholes. Like when we talk about India, so cigarette के ऊपर जो टैक्स लगता है वो उसकी लेंथ के ऊपर लगता है, so they can minimize the length, they can increase it and whatever means they can do, but वो उससे निकलने का एक तरीका यहाँ पर ढूंढ ही लेते हैं. And all this is directly impacting the Indian government revenue system. So अगर हम बात करें जो GST रेट की on certain smokeless tobacco ingredients like tobacco leaves, तेंदू leaves, betel leaves, आर्क्यू नट्स एट्सेट्रा, तो यहाँ पर 0 से लेके 5%, 5 से 18% तक की सिर्फ GST हमें देखने के लिए मिलती है. सो काम क्या करने की ज़रूरत है, ये जो रिटेल प्राइजेस है इनको ध्यान में रखना होगा. हमें टोबैको और उससे रिलेटेड जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उस पर GST को प्रॉपरली अप्लाई करने की आवश्यकता है. सो ऑल्सो एज पर द करेंट GST सिस्टम, जितने स्मॉल बिजनेस हैं विद लेस देन 40 लाख रुपीज़ एनुअल टर्नओवर, उन्हें यहाँ से एग्जम्प्ट किया जाता है. अगर हम बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो ये एक इनफॉर्मल सेक्टर की तरह काम करता है, पैचेस में काम करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है कि ये 40 लैक्स एनुअल टर्नओवर की कैटेगरी में आए, रिजल्टेड इन टू लॉस. सो दिस वी शुड वर्क अपॉन कि यहाँ पर किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए उसके बारे में बात की जा रही है. अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, सो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जितने भी फॉर्म्स हैं टोबैको के वो सारे हार्मफुल होते हैं और इसका कोई भी सेफ लेवल या एक्सपोजर यहाँ पर टोबैको का नहीं हो सकता. दिस वी मस्ट कीप इन माइंड. It also states that the smoking cigarettes are the most common way of tobacco use worldwide. But अगर हम 2030 तक की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि 7 मिलियन एनुअल डेथ अकेले हमें सिर्फ स्मोकिंग की वजह से देखने मिलेंगी, एंड दैट टू इन दी लोअर एंड द मिडिल इनकम कंट्रीज. ठीक है, सो दिस इज क्वाइट अलार्मिंग एंड एवरी वन शुड वर्क अपॉन दीज. वहीं अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में टोबैको कंजम्पशन समझने की कोशिश करें तो एक रिपोर्ट आई थी विच इज़ द ग्लोबल यूथ tobacco survey. So it has said that India has the second largest number of tobacco users. इंडिया में 268 मिलियन लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंजम्पशन कर रहे हैं इन द वर्ल्ड, एंड ऑफ दीज 13 लाख डाई एवरी ईयर फ्रॉम टोबैको रिलेटेड एंड डिसीजेस. 10 लाख डेथ हमें देखने मिलती हैं ड्यू टू स्मोकिंग, जिसमें से लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा हमें देखने की मिलती है सेकेंड हैंड एक्सपोजर, स्मोक एक्सपोजर्स की वजह से. वहीं जो स्मोकलेस टोबैको की यहाँ पे बात की जा रही है उससे लगभग 35,000 एनुअल डेथ इंडिया ने विटनेस की हैं. वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमिक बर्डन की तो इंडिया ने 1,77,340 करोड़ रुपीस का इकोनॉमिक बर्डन भी यहाँ पर सरवाइव किया है. इस कैटेगरी में सबसे अलार्मिंग बात यह है कि जिन 27 करोड़ पीपल की यहाँ पर बात की जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स हैं दे आर एज ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव. वहीं 85% ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन in the age group of 13 and 15 are also consuming tobacco in most of the India, and this is very alarming, which tells ki government should work upon and should come with a strict policy with the higher GST so that we can reduce the consumption rate. So let's talk about next news here, जहाँ पर बात की जा रही है सी विंड्स eroded सुंदरबन टेम्पल. Important टॉपिक है GS पेपर 3 एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एज वेल एज आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देखिए बात क्या किया जा रहा है, एक एंशियंट टेराकोटा टेम्पल है जो कि सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में सुंदरबन में. ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस इसको बहुत ज़्यादा थ्रेट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जो एयर में सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से इसका जो आउटर वॉल है
ये ग्रेजुअली इरोड हो रहा है। जिस इमेज को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इट इज़ जातार देउल मंदिर। ठीक है, आई एम राइटिंग द नेम हेयर, जाताल देउल मंदिर। ये जतार देओल मंदिर की जब यहाँ पे बात की जा रही है, तो देखिए एम्फॉन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन था, उसकी वजह से जो कोस्ट वेस्ट बंगाल का कोस्ट था, स्पेशली सुंदरबन एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने के लिए मिले हैं। और उसके आसपास, जतार देओल के आसपास जितने भी ट्रीज थे, उनका यहाँ पे फॉल हमें देखने के लिए मिला है। रिजल्टेड इनटू जितनी भी जो कोस्टल डस्टी विंड थी, वो डायरेक्टली आके इसको इम्पैक्ट कर रही है। और हम सभी जानते हैं, जब हम कोस्ट की बात करते हैं, तो कोस्ट यानी ओशन की बात करते हैं, जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। हालांकि ASI इज़ वर्किंग ऑन इट, जहाँ पर इन्होंने कुछ ट्रीज़ यहाँ पर लगाने की बात की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाए जाएँ, शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाएँ, फेंसिंग्स बनाई जाए, सो दैट ये जो विंड्स यहाँ पर आ रही हैं, सी विंड्स सैलिनिटी लेकर, उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन है वो कम देखने के लिए मिले। चलिए बात कर लेते हैं जतार देओल टेम्पल के बारे में। तो ये एक 11th सेंचुरी का शिवा टेम्पल है, जो कि लोकेट करता है रायडिगी इन साउथ 24 परगना। ठीक है, मेन जो सी है उससे सिर्फ और सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर यह हमें दिखाई देता है। वहीं बात करें तो इस टेम्पल के पास एक कॉपर प्लेट भी आइडेंटिफाई की गई है 1875 की, जो सजेस्ट करती है कि इसको बनवाया है राजा जॉयचंद्र ने, इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था इन 975 AD में। ठीक है, अभी इसको क्लासिफाई कर दिया गया है एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो टेम्पल है, इसका स्ट्रक्चर फेस करता है टुवर्ड्स द ईस्ट, फॉलोइंग द कलिंगन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है कलिंगन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। जैसा आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये जो टेम्पल है, ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है। इट हैज़ अ आर्क्ड गेटवे, जो कि आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा। ऑल्सो जो लीड करता है सेंटम की तरफ। सेंटम सिचुएटेड करता है बिलो द ग्राउंड लेवल, जिसे हम मतलब गर्भगृह जो आप समझ रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल से नीचे जाकर यहाँ पर हमें दिखाई देता है। इसके अंदर लिंगास, पिक्चर ऑफ आइडल्स एंड वेरियस गॉड एंड गॉडेस इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रखेंगे, जब हम जतार देओल टेम्पल की बात कर रहे हैं, इट इज़ द टॉलेस्ट स्टैंडिंग टेम्पल इन सुंदरबन। ठीक है, और ये एक नदी के किनारे बना हुआ है जिसका नाम है मोनी रिवर। सो दीज आर फ्यू फैक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल and subscribe it to never miss any updates. Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams. We have 2 branches, one at Bhopal, another one at Indore. साथ ही आप नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर कर बाकी जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां बात की जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट मुगल गार्डन, जिसका नाम चेंज हो गया है और अब ये कहलाएगा अमृत उद्यान। देखिए, जब हम मुगल गार्डन की बात करते हैं, जिसे अब अमृत उद्यान बोला जाने लगा है, ये राष्ट्रपति भवन में बना हुआ एक गार्डन है, जिसकी इसके आर्किटेक्चर की वजह से इसे मुगल गार्डन बोला जाता था। हालांकि आज़ादी के 75 वर्ष को सेलिब्रेट करते हुए, आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करते हुए, जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने फाइनली यहाँ पर बोला है कि इसका नाम चेंज होकर अमृत उद्यान कर दिया जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन के बारे में, यानी अमृत उद्यान के बारे में, इसको डिज़ाइन किया गया था एडविन लुटियन के द्वारा। और ये एक आइकॉनिक गार्डन है जो स्प्रेड था लगभग 15 एकड़ के एरिया में। इनकॉर्पोरेट करता है मुगल एंड इंग्लिश लैंडस्केपिंग स्टाइल को, और इसका जो मेन गार्डन था, इट हैज़ 2 चैनल इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल एंड डिवाइडिंग द गार्डन इनटू ग्रिड ऑफ स्क्वायर्स। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता था। ठीक है, ये जो स्क्वायर टाइप वाला जो सिस्टम है गार्डन का, ये 4 बाग स्टाइल बोला जाता है, जो मुगल आर्किटेक्चर की काफ़ी खासियत रही है, ये इसको भी यहाँ पर डिपिक्ट करता है। अलॉन्ग विद दैट देयर आर 6 लोटस शेप्ड फाउंटेन एट द क्रॉसिंग ऑफ दिस चैनल। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज़ मुगल गार्डन। ठीक है, देखिए, जब हम मुगल गार्डन्स की बात करते हैं तो ये इस्लामिक स्टाइल के गार्डन होते हैं जिन्हें इस्टेब्लिश किया गया था मुगल पीरियड में। ये पर्शियन स्टाइल, पर्शियन डिज़ाइन को अपने साथ इन्फ्लुएंस करते हैं।
और इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो चार बाग आर्किटेक्चर स्टाइल में किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो ये क्वाड्रिलेटरल गार्डन्स होते हैं जिनको कुरान के चार गार्डन या पैराडाइज के बराबर बताया गया है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे फॉलो किया था बाबर ने, और बाबर अपने बाबरनामा में ये बोलते भी हैं दैट हिज फेवरेट काइंड ऑफ गार्डन इज़ द पर्शियन चारबाग स्टाइल, जिसका नाम से ही मतलब समझ आ जाता है चारबाग, यानी जहाँ पे 4 गार्डन्स की बात की जाती है। बेसिकली इनकी स्टाइल क्या होती है, ये डिपिक्ट करते हैं एक अर्थली पैराडाइज को इन विच ह्यूमन कैन लिव इन अ परफेक्ट हारमोनियस लाइफ विद ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ नेचर। क्वाड्रिलेटरल गार्डन्स की जब हम बात करते हैं तो ये सेपरेट होते हैं इनटू 4 स्मॉलर सेक्शन। ठीक है, कुछ इस तरीके का सिस्टम हमें देखने मिलता है। अब यहाँ पर वॉकवेज भी बनाए जा सकते हैं या पानी भी बना दिया जाता है, तो यूजुअली बीच में पानी आपको देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ पर वॉकवेज देखने के लिए मिल सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट इनको एक फोर्टिफाइड एनक्लोजर में बनाया जाता है। साथ ही आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे तालाब, फाउंटेन्स, कैनल्स और बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। इस तरीके के जो गार्डन है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर हम बात करें तो बागे बाबर काबुल में जो है, मेहताब बाग गार्डन जो कि ताजमहल के पास बना हुआ है, गार्डन एट हुमायूं टॉम्ब, शालीमार गार्डन इन लाहौर, वाह गार्डन इन वाह, खुसरो बाग इन प्रयागराज, पिंजौरा गार्डन इन हरियाणा are some of the finest example of मुगल गार्डन। वहीं हम बात करें परी महल, निशद बाग, शालीमार बाग, चमशी शाही, वेरीनाग गार्डन एंड अचलब गार्डन, ये सारे के सारे जो मैंने आपको बोले ये जम्मू कश्मीर में हैं, आर ऑल्सो इन द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड यू शुड रिमेंबर। So moving next, this particular article again is very important in the conservation GS paper 3। देखिए बात क्या की जा रही है, एक सोलो टेल बटरफ्लाई है जो कि डिसअपियर हो चुकी है अपने ओरिजिन प्लेस से, जो कि है म्यांमार एंड सदर्न चाइना एंड वियतनाम। ये फाइनली डिस्कवर हुई है इंडिया में। अब देखिए ये जो मिली है, ये मिली कहाँ है आखिर। ये आइडेंटिफाई हुई है नामदफा नेशनल पार्क। याद रखेंगे आप, इंटरनेशनल बॉर्डर पे बना है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, जहाँ पर इनको लोकेट किया गया है एंड दे आर नोन एज नोबल्स हेलिन। ठीक है, इनका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पेपिलियो नोबल एंड दे आर एक्सट्रीमली रेयर, जो कि इनका नेटिव प्लेस क्या था, म्यांमार, वियतनाम और चाइना, जहाँ से ये डिसअपियर हो चुकी हैं। चलिए बात कर लेते हैं नोबल्स हेलेना की। तो जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे, वाइट विंग्स एंड ब्लैक स्पॉट्स के साथ ये बटरफ्लाइज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो इनका जो विंग स्पैन है दैट इज़ 100 to 120 mm एंड इट हैज़ एक्स्ट्रा वाइट स्पॉट इन द डॉर्सम ऑफ द 4 विंग्स। वहीं अगर हम इनके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इट इज़ पैपिलियो नोबेलिया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वहीं अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो देखिए ये हमें देखने मिल जाएंगी म्यांमार, यनाम, हुबाई विच इज़ इन चाइना, नॉर्थ थाईलैंड, वियतनाम। ऑल्सो दिस species is very rare and known to be very rare in the occurrence in the previously known ranges also. So it is very important fact for your examination because इतनी rarest species इंडिया में मिलना is very गुड थिंग एंड डेफिनेटली यहाँ से चांस बनते हैं कि आपके एग्जाम्स में इससे कोई ना कोई सवाल आ ही सकता है। चलिए बात कर लेते हैं नामदफा नेशनल पार्क के बारे में। तो ये लाई करता है इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ठीक है, विद इन चांगलांगा डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दिस यू शुड कीप इन माइंड। वहीं हम नामदफा की बात करें तो इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया, लोकेट करता है डाम्फा बम ब्रिज ऑफ मिशमी हिल्स ऑफ नदर्न ईस्टर्न हिमालय एंड पटकाई रेंजेस। इट ऑल्सो लाइज इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इंडो म्यांमार एंड चाइना ट्राई जंक्शन। और अब आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि म्यांमार, चाइना और वियतनाम में मिलने वाली ये बटरफ्लाई जो यहाँ से एक्सटेंट हो चुकी है, लेकिन कहाँ मिली है, हमें इंडिया में देखने को मिली है। ऑल्सो रिमेंबर दैट इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड रीजन ऑफ द ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1983 में। अगर हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो ये सब ट्रॉपिकल जोन
और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की कैटेगरी के अंदर आता है। वहीं डिस्कस कर लेते हैं इसकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो देखिए ये इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड टू हैव द 4 फैलिन स्पीशीज ऑफ बिग कैट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको। पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा पार्क है विच हैज़ दी 4 फेलाइन स्पीशीज ऑफ कैट, बिग कैट बेसिकली। तो बात कर लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। वन इज टाइगर, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट इज लेपर्ड विच इज़ दी पैंथेरा पैराडस। नेक्स्ट इज स्नो लेपर्ड, आपको यहाँ देखने मिल जाएगा, इसका नाम है पैंथेरा यूनसिया। एंड दी क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, सो ये चारों कैटेगरी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर 2। यहाँ पे बात की जा रही है डिमेंशिया एंड दी रिलेटेड इश्यूज। देखिए डिमेंशिया के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और अकॉर्डिंग टू 2020 रिपोर्ट देयर आर अराउंड 5 मिलियन पीपल इन इंडिया लिविंग विद डिमेंशिया। सो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये इशू है क्योंकि ये एक ब्रेन इलनेस है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आर्टिकल क्या बोल रहा है। तो यहाँ बात की जा रही है कि डिमेंशिया जो कि एक क्लिनिकल सिंड्रोम होता है जिसको कॉज करने के बहुत सारे रीजंस देखने के लिए हमें मिलते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो देयर आर 47.5 मिलियन पीपल हैव डिमेंशिया एंड अप टू 135.5 मिलियन could be by 2050, and according to 2020 reports there are around 5 million people in India living with dementia। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें सो देखिए बहुत सारे ऐसे अर्ली सिम्टम्स हो जाते हैं जो कि आपको आइडेंटिफाई करवा देते हैं कि भाई अगले इंसान को क्या होने वाला है, डिमेंशिया। लेकिन बहुत सारे कॉजेज़ होने के अलावा जो 70% यहाँ पे हमें जो कॉज देखने के लिए मिलते हैं डिमेंशिया के, दे आर बिकॉज ऑफ एल्जाइमर। और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कई बार डिस्कस किया है कि एल्जाइमर को 3rd टाइप ऑफ डायबिटीज़ भी यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल में डिटेल में जाने के पहले एक बार समझ लेते हैं कि आखिर एल्जाइमर्स होता क्या है। देखिए एल्जाइमर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो कि ब्रेन्स के सेल्स को डिजनरेट कर देता है जिसकी वजह से इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। रिजल्टेड इनटू, भाई आपके सेल्स डैमेज हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा कि मेमोरी प्रॉब्लम होने लगेगी, वर्ड्स को बोलने में प्रॉब्लम होने लगेगी, लिखने में, राइटिंग में, जजमेंट लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। अलॉन्ग विद दैट मूड स्विंग्स देखने मिल जाते हैं, कन्फ्यूजन देखने मिल जाता है। सो दीज आर सम ऑफ दी सिम्टम्स। वहीं अगर हम बात करें सो डिमेंशिया की, तो ये एक सिंड्रोम है जो कि क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, विच मीन्स ये लगातार जो इसके सिंड्रोम को अगर इसको टाइमली इसको असिस्ट नहीं किया जाए तो जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे आपको देखने के लिए मिलते जाते हैं, विच रिजल्टेड इनटू डिटोरिएशन इन दी कॉग्निटिव फंक्शंस। ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पर यूजुअल बायोलॉजिकल एजिंग की जगह जितने भी जो बेसिक टास्क हैं वो व्यक्ति नहीं कर पाता। इट रिजल्टेड इन टू मेमोरी, थिंकिंग, ओरिएंटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, कैलकुलेटिंग, लर्निंग कैपेसिटी, लैंग्वेज, जजमेंट एट्सेट्रा। ठीक है, सो ये तो इसके हो गए कुछ सिम्टम्स की हमने बात कर ली। वहीं अगर हम इसके कॉज की बात करें तो ब्रेन सेल्स का डैमेज होना जो कि हमें अल्जाइमर्स में दिखाई देता है। इट कैन ऑल्सो कॉज बाय दी, देखिए, हेड इंजरी, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर एंड HIV इन्फेक्शंस। बट जो इस पूरे में से 70% केसेस हैं वो हमें देखने मिले हैं बिकॉज ऑफ एल्जाइमर्स। अगर हम बात करें अल्जाइमर और डिमेंशिया का तो देखिए एज सच कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, बट हाँ समय पर इसको आइडेंटिफाई करके असिस्ट करके इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव यहाँ पर किया जा सकता है। अगर इसके एवोल्यूशन की देखिए बात की जाए तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत सारे यहाँ पर किए जाते हैं और फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, आपकी एक नॉर्मल एजिंग होती है और आपके सेल्स की उस हिसाब से एजिंग होती है। सो ये आइडेंटिफाई किया जाता है इस तरीके के टेस्ट से कि जो आपकी बायोलॉजिकल एज है जो और आपके सेल्स की जो एज है उसमें क्या डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और इसके हिसाब से एक कॉग्निटिव असेसमेंट तैयार करके कैटेगराइज किया जाता है वेदर अ पर्सन हैविंग अ माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो
अल्जाइमर्स के सिम्टम्स अगर आप डिले कर लेते हैं और आपको आइडेंटिफाई हो जाता है दैट द अदर पर्सन इज सफरिंग विद एनी काइंड ऑफ अल्जाइमर्स, और अगर उसे इग्नोर किया जाता है तो 1 साल में ये जो इग्नोरेंस की वजह से इसके ठीक होने के चांसेस होते हैं ये 11% तक कम हो जाते हैं। सो जितने भी प्रोग्राम्स हैं दे शुड वर्क ऑन द लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, बिकॉज अलॉन्ग विद द मेंटल वेल बीइंग it is associated with the cardiovascular diseases also। अब देखिए ये भी आइडेंटिफाई किया गया है कि जो स्मोकर्स हैं, जो स्मोक करते हैं, ऐसे व्यक्ति 50% ज़्यादा प्रोन होते हैं, और ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों में देखा गया है कि इनको डिमेंशिया एल्जाइमर्स होने के चांसेस हैं कंपैरेटिव टू द नॉन स्मोकर। सो देखिए करने की क्या आवश्यकता है, एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, जो रिस्क फैक्टर है इन्हें कम करने की आवश्यकता है। साथ ही एक इस तरीके का आइडियल केयर टीम बनाने की ज़रूरत है जो इंक्लूड करती है आपके साइकेट्रिस्ट को, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अलॉन्ग विद साइकेट्रिस्ट देयर आर न्यूरो साइकेट्रिक एंड नॉन फार्मोलॉजिकल इंटरवेंशंस की भी यहाँ पे ज़रूरत हो जाती है। जितने भी कॉग्निटिव एसोसिएटेड सिंड्रोम्स हैं उनको भी यहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत हो जाती है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ भी दी जाती है जिनको यूज़ करते हुए बंद करना यहाँ पर ज़रूरी नहीं समझाता। तो अगर हम फ्यूचर ट्रेंड की बात करें तो 2013 में एक फिंगर ट्रायल भी किया गया था, रिसर्च किया गया था दैट अल्ट्रा हाई रिस्क पॉपुलेशन फॉर डिमेंशिया, और आइडेंटिफाई किया गया कि इस तरीके की जो पॉपुलेशन है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन एंड द कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, इनके जो चांसेस हैं वो 2050 में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस अगर हम बात करें तो जो WHO है इट इज़ डूइंग वेरी अमेजिंगली। इन्होंने एक ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन द पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स टू डिमेंशिया यहाँ पर लॉन्च किया है, जो 2017 से 2025 तक डिमेंशिया से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट ब्लूप्रिंट्स हैं उन्हें तैयार करेगा, उन्हें एड्रेस करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वे आउट और क्या हो सकते हैं, तो ग्लोबल डिमेंशिया ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई हैं, इंटरनेशनल सर्विलेंस यहाँ पर किए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशंस को स्टोर किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, और आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि एट विच कॉस्ट एंड कितनी जल्दी से जल्दी इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। Along with that, India also has its own Alzheimer's and related disorders society, which allow the government to have its own plan or policy on dementia and the related issues, which must be implemented in all the states and UTs and funded and monitored by the Health Ministry. So, this is all about this article, and it's time for cool. And first news is India has won Women Under 19 World Cup by defeating England in the finals of Women Under 19 T20 World Cup. Next, Lala Lajpat Rai birth anniversary celebrated every year on 28th January across the nation. So when we remember about Lala Rajpat Rai, we should also remember that he was one of the greatest freedom fighter of India, जिन्हें पंजाब केसरी या पंजाब का शेर के नाम से भी जाना जाता था। वहीं अगर हम बात करें सो ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ हिंदू रिलीफ मूवमेंट 1897, जिसका काम था फेमाइन स्ट्राइक पीपल्स की मदद करना, एंड ही ऑल्सो फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी 1921। अगर हम इनके इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स की बात करें सो दैट इंक्लूड्स यंग इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडिया विल टू फ्रीडम, messages of Bhagavad Gita, political future of India, problem of national education in India, the depressed class, and the travelogue, United States of America. चलिए नेक्स्ट कूल में देख लेते हैं। सो इट्स द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ one-day panel discussion on Manthan charting new path to develop a plan for leveraging digital technology and developing e-Gram Swaraj with a focus on existing e-governance application. The Ministry of Panchayat Raj has organized a one-day conference meeting which is Manthan Charting New Path on January 30th, 2023 in New Delhi. Next, 300 years old mummy found in Egypt. The body was kept in the Egyptian pyramid are preserved in such a way that they are not even damaged by the passage of the time. Such bodies are called mummies.
In current research, researchers at Sakra Necropolis south of Cairo, Egypt have uncovered important artifacts including a 4300-year-old mummy. It belongs to the 25th to 22nd century BC. The mummy was discovered in the pyramid complex of Unas, the last king of the 5th dynasty. So it's a quiz time, and first question is, which institution released the World Economic Situation and Prospect 2023 report? Next question is, Odisha port city which was seen in the news is located in which country? So ये तो रहे आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, एंड देयर इज वन मोर important question which is related with the mains, which talks about taxation is one of the most cost effective measures to reduce demand for tobacco products. Discuss. 250 वर्ड्स में 15 मार्क्स में आपको ये बताना है. आप हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज़ राउज अकेडमी पर अपने आंसर शेयर कर सकते हैं, या आप चाहें सो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप इस आंसर को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं. चलिए, सो यू ऑल नो द ड्रिल. आप सभी को करेक्ट आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड स्टे ट्यून विद अस टू नो द राइट आंसर. सो आज के लिए बस इतना ही. ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. वी हैव entirely dedicated faculty for both the exams. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.